और उन्होंने उपयुक्त शरीरों की तलाश शुरू कर दी जिस पर आदर्श गुरु का ये शरीर स्थापित किया जा सके। तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। उनमें ज़बरदस्त ज्ञान और समझ थी। तो खलील जिब्रान ने जय कृष्णमूर्ति के बारे में कहा, जब मैं कमरे में गया तो बस उन 5 शनिवार की दोपहर के 1.5 घंटे उनका मुझ पर इतना असर हुआ जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था। मैं उनके घर गया हूं जहां वो पैदा हुए और जहां रहते थे। 100 साल पुराना घर, एक प्यारा सा घर, अच्छी जगह। इसे आज उनके लिए एक स्मारक की तरह रखा गया है। एक समय था जब 20वीं सदी की शुरुआत और 19वीं सदी के अंत में थियोसॉफी दुनिया भर में फैली हुई थी, बड़े पैमाने पर। इसकी शुरुआत मैडम ब्लावात्स्की ने की थी, जिन्हें तंत्र विद्या और रहस्यवाद में काफी रुचि थी, और उन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रहस्यवाद के बहुत से ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय साधकों ने भारत की यात्रा की, चीज़ों को जाना और बहुत सी किताबें लिखी। ऐसे कई लोग थे, मैक्स मुलर, पॉल ब्रंटन और भी कई लोग। ब्लावात्स्की उनसे भी पहले थीं। ये सभी रहस्यवाद के खोज करता थे। उन दिनों सीखने के लिए कोई एक जगह नहीं थी जहां आप जा सकें। ये एक साहसिक कार्य था जिसमें आपको वाकई घोड़े पर सवार होकर किसी अनजान देश में जाना होता था, कई चीज़ों से जूझना होता था, सही गुरुओं को ढूंढना होता था, और ये पूरा साहस का काम होता था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की। मैडम ब्लावात्स्की ने कई जगहों की यात्रा की। वो तिब्बत गईं, भारत आईं, और फिर वो तमिलनाडु आईं और वहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो अभी भी वहां है। और फिर उनका सपना एक आदर्श प्राणी बनाना हो गया। फिर उन्होंने ये जानकारी खोज निकाली। मुझे नहीं पता वो किस हद तक गए, लेकिन वास्तव में योग विद्या या योग परंपरा में एक योगी थे जिनका नाम सुनीरा था। सुनीरा ने देखा कि मानव चेतना का विकास किया जा सकता है अगर आप एक आदर्श मनुष्य का निर्माण करते हैं जो इसे हर तरह के लोगों तक पहुंचा सके। एक तरह से वो शिव की परंपरा से आते हैं। कहीं ना कहीं उनका सपना था कि वो उस तरह का एक और प्राणी बनाएं। वो एक बार फिर से जीवित शिव का निर्माण करना चाहते थे, दुनिया के लिए एक आदर्श गुरु जो पूरी तरह से बहुआयामी है, इस तरह की शिक्षा या उस तरह की शिक्षा नहीं। जैसे शिव ने संपूर्ण मानव चेतना और मानव शरीर को हर संभव तरीके से खोजा, वो उस तरह का जीवित प्राणी चाहते थे। तो उन्होंने ऊर्जा शरीर बनाना शुरू किया उस किस्म के लिए, और फिर उन्हें विश्वास था कि वो उसके ऊपर एक भौतिक शरीर बना सकते हैं और उसे दुनिया में छोड़ सकते हैं कुछ 100 या 1000 साल की उम्र के साथ, ताकि उनका समय पूरा होने तक वो पूरी दुनिया को रूपांतरित कर चुके हों। तो उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू किया और निश्चित ही वो उसे पूरा किए बिना ही मर गए। कई महत्वाकांक्षी योगियों ने उसी योजना को हाथ में लिया जिसे सुनीरा ने छोड़ा था, और एक आदर्श गुरु के ऊर्जा शरीर को फिर से बनाने का प्रयास किया जो मानव चेतना को रूपांतरित कर सकता है। तो मैडम ब्लावात्स्की, लीड बीटर और एनी बेसेंट दुनिया भर में
इस थियोसॉफी अभियान को मजबूत करने के लिए एक साथ आए, जिसे उन्होंने काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक किया भी, और उन्होंने इस धरती की सबसे अद्भुत तंत्र विद्या लाइब्रेरी बनाई जो अभी भी भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी में है। उन्होंने तंत्र विद्या पर हर तरह की किताबें इकट्ठी की और उन्होंने एक पूरी स्टडी टीम बनाई। अब भी जे कृष्णमूर्ति के ग्रुप्स को स्टडी ग्रुप्स कहा जाता है। हाँ, अध्ययन मंडल या स्टडी ग्रुप्स, क्योंकि ये स्टडी ग्रुप्स एनी बेसेंट और लीड बीटर द्वारा स्थापित किए गए थे। ये शानदार बुद्धि वाले थे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके पास कोई आंतरिक अनुभव नहीं था, पर उन्होंने असाधारण मात्रा में जानकारी जुटा ली थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इस जानकारी और अपनी तर्क बुद्धि और बुद्धिमत्ता से वो ये सब फिर से बना सकते हैं, और उन्होंने उपयुक्त शरीरों की तलाश शुरू कर दी जिस पर आदर्श गुरु का ये शरीर स्थापित किया जा सके। जिद्दू कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी अरुंडेल, एक और थे, जो भी हों, तो उन्होंने उन्हें बहुत कठोर प्रशिक्षण देना शुरू किया, शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करने के लिए। लेकिन उनके पास कोई आंतरिक अनुभव नहीं था। वो किताबें पढ़ रहे थे और इन लड़कों के साथ इसे करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने जेके को हर तरह की ध्यान प्रक्रियाओं में लगाया और वो एक खास स्तर पर पहुंच गए। वो एक शानदार इंसान बन गए। वो कुछ ऐसे थे जिन्हें कोई समझ नहीं सका, लेकिन वो एक फूल की तरह थे, उनकी खुशबू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने तय किया, जब जेके लगभग 27 की उम्र के आसपास थे, 27 या 28 साल के थे, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दुनिया में ये घोषित करने का निर्णय लिया कि वो विश्व शिक्षक हैं। आदर्श गुरु आ चुके हैं। लोग बड़ी रुचि के साथ इकट्ठे हुए, जेके मंच पर आए और बोले, मैं विश्व शिक्षक नहीं हूं। पूरी थियोसॉफिकल सोसाइटी और उनका प्रोजेक्ट सब कुछ नाली में चला गया। उनके पास ये कहने का साहस, समझ और बुद्धि थी कि मैं नहीं हूं। अधिकांश मूर्खों ने कहा होता, हाँ मैं ही विश्व शिक्षक हूं, मैं बुद्ध, जीसस और सारी चीजों का अवतार हूं। ज्यादातर मूर्खों ने यही किया होता। उनमें ऐसा कहने की समझ, बुद्धि और दूरदर्शिता थी कि मैं वो बकवास नहीं हूं जो वो मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जेके थियोसॉफी से बाहर निकल गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। वो एक शानदार वक्ता थे, तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। उनमें बहुत ज्ञान और समझ थी। जब वो बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। उनके बोलने का तरीका बिल्कुल जादुई था। पता है, जब मैं बस 17-18 साल का था, तब कोई जेके स्टडी सर्किल के बारे में मुझसे बात कर रहा था। ये एक फैशन होता था। वो सब लोग जो सोचते हैं कि वो बुद्धिजीवी हैं। आपको जेके को पढ़ना होगा, उनका ऑडियो सुनना होगा, वरना आप बड़े बुद्धिजीवी नहीं हैं। भारतीय बुद्धिजीवियों में अगर आपने जेके, कीरकेगार्ड और दोस्तोवस्की को नहीं पढ़ा, तो आपके पास वाकई कोई दिमाग नहीं है। इसे ऐसे ही देखा जाता था। तो ये एक फैशन की तरह था। सबको इन्हें पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो समझें या ना समझें। आपने दोस्तोवस्की, आपने कीरकेगार्ड, आपने जे कृष्णमूर्ति को पढ़ा है, यानी आपके पास कुछ काम का दिमाग है। यही पैमाना है। तो लोग जेके की बातें कर रहे थे। हर शनिवार दोपहर को कुछ उनका एक स्टडी सर्कल होता था, जहां वो कुछ ऑडियो टेप बजाते थे और उनकी किताबें वगैरह होती थीं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बुलाया और मैं गया, तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो चलाया। वो आदमी ऐसे बैठा था। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था, पहली बार उन्हें सुन रहा था। उस समय वो जीवित थे। उस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा उनके चारों ओर छलक रही थी। उस व्यक्ति की विशुद्ध सत्यनिष्ठा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने कुछ ऑडियो सुने और कुछ वीडियो देखे। मैंने उनका आनंद लिया, लेकिन मैं इतना बेपरवाह था कि किसी की सुनने को तैयार नहीं था। मेरे पास किसी चीज के लिए समय नहीं था। जीवन मुझे हर समय बुला रहा था। तो मेरे पास अपने माता पिता, अपने टीचर, जेके या आईजे या XYZ को सुनने का समय नहीं था।
मेरे पास किसी चीज के लिए समय नहीं था, तो मैंने स्टडी सर्कल छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। शायद मैं लगभग 5 सप्ताह तक इसमें शामिल रहा, मुझे अच्छे से याद है। लगभग 5 वीकेंड तक मैं हर शनिवार दोपहर को लगभग 1.5 घंटे के लिए वहां जाता था। वो आधे घंटे का एक वीडियो या ऑडियो चलाते थे और फिर वो सब चर्चा करने लगते और एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये समझ नहीं पाता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो न तो किसी विधि का उपयोग करते थे, न ही किसी उदाहरण का उपयोग करते थे, न किसी दृष्टांत का, न किसी कहानी का, न किसी चुटकुले का या किसी भी का। बस ये सिर्फ बौद्धिक चीरफाड़ है। इसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है। ये शुद्ध ज्ञान मार्ग है। ज्ञान यानी बुद्धि का मार्ग। इन 7 अरब लोगों में से अगर आपको 10,000 लोग ऐसे मिलें जिनकी बुद्धि उस किस्म की पैनी हो कि वो बिना किसी संदर्भ के चीजों की काट छांट कर सकें, आपको शायद, मुझे नहीं लगता आपको 10,000 भी मिलेंगे, शायद आपको 1,000 लोग मिले। और शायद उन 1,000 लोगों की आध्यात्मिक प्रक्रिया में रुचि ही ना हो, वो शायद शेयर बाजार में चीड़ फाड़ की कोशिश कर रहे हो या किसी और चीज में चीड़ फाड़ की कोशिश कर रहे हो। तो जेके के आसपास हर कोई महसूस कर सकता था कि ये आदमी खास है, लेकिन ये कोई नहीं समझ पाया कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुरु की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया, किसी को किसी चीज में दीक्षा देने से इनकार कर दिया, किसी तरह की विधि या प्रक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये वैसे भी होगा, ये सच है, एक दिन ये होगा, लेकिन शायद लाखों जन्मों के बाद। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आपके पास या तो उस तरह की बुद्धि होनी चाहिए जो कि दुर्लभ है, या आपको अपनी दूसरी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे शरीर, ऊर्जा, भावना, ये सारी चीजें। वो अपनी कार को एक पहिए पर चलाते थे, वो इसमें माहिर थे, लेकिन कोई और ऐसा नहीं कर सकता। वो जबरदस्त इंसान है। जब वो मौजूद थे तो वहां एक खुशबू थी, जब चले गए तो केवल किताबें हैं, क्योंकि कोई जीवंत प्रक्रिया नहीं है। तो खलील जिब्रान ने जय कृष्णमूर्ति के बारे में कहा, जब मैं कमरे में गया, जे के बैठे हुए थे और खलील जिब्रान उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा, जब मैं कमरे में गया तो मैं प्रेम की दीवार से टकरा गया, ये सीधा मेरे चेहरे से टकराई। देखिए, आप जेके को कभी भी प्रेम से नहीं जोड़ेंगे, वो प्रेम करने वाले नहीं हैं, वो वैसे नहीं दिखते, वो इस तरह से हैं, वो निश्चित रूप से प्रेम करने वाले नहीं दिखते, लेकिन वो बहुत प्रेम करने वाले हैं। उनकी ऊर्जाएं पूरी तरह से करुणामयी हैं, लेकिन उनके शब्द चाकू की तरह हैं। तो लोगों को कुछ महसूस हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है। लोग इसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो पकड़ने देते ही नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर आप इसे पकड़ेंगे तो इसमें फंस सकते हैं, इसलिए मत पकड़िए। अगर दुनिया में पैनी बुद्धि वाले लाखों लोग होते तो ये चीजें करने का शानदार तरीका होता, लेकिन आज की दुनिया में मानवता जिस तरह से है, जिस तरह से लोगों की बुद्धि लाखों चीजों में उलझी हुई है, उस तरीके से कोई भी कहीं पहुंचने वाला नहीं है। ये एक खूबसूरत प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जो इसे पचा सकें, है ना। तो जय कृष्णमूर्ति एक फूल की तरह थे। जब वो जीवित थे तब उनकी खुशबू महसूस की जाती थी, और बस यही चाहिए। उनके शब्द अच्छे हैं। अगर आप कुछ चीजों को छोड़ने के लिए इसे एक बौद्धिक अभ्यास के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो वो उपयोगी हो सकते हैं। काफी ज्यादा उनकी बौद्धिक प्रतिभा उनके जीवन के हर पल में झलकती है। उन्होंने कुछ स्कूल शुरू किए जो शानदार स्कूल हैं, जो आज भी चल रहे हैं। मैं आपको उनके और अपने संपर्क के बारे में बताता हूं। जब मैं इन वीकेंड पर
5 शनिवारों के लिए गया, दोपहर 1.5 घंटे के लिए, वही मेरा उनसे परिचय था। और एक दिन उन्होंने शिक्षा के बारे में बात की और इसने वाकई मुझे प्रभावित किया। और पता है, इसने मुझे अंदर से बाहर तक झंझोर दिया, उनके सारे विचारों ने। मैंने कभी लोगों को शिक्षित करने के दूसरे तरीकों के बारे में नहीं सोचा था। मैं अपने मन में बस यही सोच रहा था कि कैसे पूरी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया जाए। जब उन्होंने शिक्षा के बारे में बात की तो अचानक मुझे लगा कि इसे करने का दूसरा तरीका भी है। तो केवल यही विचार मेरे मन में रहा। मैं शायद 17-18 साल का था और मैं निरंकुश जी रहा था और मेरे सपने कहीं भाग जाने के थे। तो मैंने सोचा कि अगर कभी कोई बच्चा मेरे नियंत्रण में आता है तो मैं उसे इसी तरह की शिक्षा देना चाहूंगा। तो ऐसा तब हुआ जब मेरी बेटी को स्कूल जाना था, जब उसे ऊटी के कुछ बेहतरीन स्कूलों में दाखिला मिल गया। लेकिन फिर मेरे मन में ये बात कौंधी कि एक जेके स्कूल भी है, मैं इसे वहां क्यों ना भेजूं। और वो उस स्कूल में गई और उसने वहां 8 साल पढ़ाई की। तो बस उन 5 शनिवार की दोपहर के 1.5 घंटे उनका मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने अपनी बेटी को एक तरह से उनकी देखभाल में सौंप दिया।